गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा आज हम लोग हीट ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट। तो उसी पे आइएगा, देखिएगा ट्रांसफर ऑफ हीट। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। बेटा हीट के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट करने के तीन तरीके हैं। पहला कहलाता है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। बारी बारी एक एक करके चलेंगे। यहाँ पर कंडक्शन और रेडिएशन मेन ज्यादा है, उसमें हम बात करते हैं। तो पहला पार्ट है ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा मेथड है बेटा जो आमतौर पर लिक्विड, सॉलिड और गैसेस तीनों में होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। सॉलिड में तो हीट सिर्फ कंडक्शन से ट्रांसफर हो सकती है, जैसे ये टू इट टेक्स प्लेस इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। तीनों मटेरियल में हो सकता है, सॉलिड एंड गैसेस तीनों में हो सकता है। अब बेटा सॉलिड में देखो बेटा, लिक्विड में और गैसेस में हीट ट्रांसमिशन अन्य तरीकों से भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड में केवल कंडक्शन से होता है। इन सॉलिड्स हीट कंडक्शन, हीट ट्रांसफर कर देना, बेटर वर्ड होगा ट्रांसफर्स ओनली बाय कंडक्शन। ये सिर्फ कंडक्शन से होता है। तो अगर सॉलिड में कहा जाए तो हीट का ट्रांसमिशन कंडक्शन से होता है, ठीक है। सॉलिड के अंदर, सॉलिड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कंडक्शन की अगली क्या पहचान है बेटा? इसमें हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब ट्रांसफर होता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस डू नॉट लीव देयर प्लेस। तो कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर प्लेस। तो अगला पॉइंट लिखें, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स। कंडक्शन की बात हो रही बेटा, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर प्लेस। लीव देयर प्लेस मतलब इसमें माइग्रेशन नहीं होता। पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस माइग्रेशन नहीं होता। जैसे मैं ये मान लू, ये पेन है, ये लोहे की रॉड मान लो, तो अगर मैं इसके एक एंड को आग के कांटेक्ट में, फायर के कांटेक्ट में रखता, अगर ये लोहे की रॉड होती तो हीट इस एंड से इस एंड तक इसके अंदर के मॉलिक्यूल के बगैर अपने स्थान छोड़े ट्रांसफर होता। यानी मॉलिक्यूल्स डू नॉट माइग्रेट, दैट इज मॉलिक्यूल्स डू नॉट माइग्रेट नहीं करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। फिर तुम कहोगे कि फिर ये होता कैसे है? बेटा इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंपली ऑसिलेट करते हैं अपनी जगह पर। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट्स एट देयर प्लेसेस। मतलब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए इस एंड को हीट दिया गया तो यहाँ का मॉलिक्यूल हीट एनर्जी पाएगा और उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड तेज हो जाएगा। एनर्जी पाके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड तेज हो जाता है। मॉलिक्यूल वहीं पर वाइब्रेट करेगा और अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी दे देगा। पड़ोसी मॉलिक्यूल थोड़ा तेज वाइब्रेट करेगा, वो फिर अपने नेक्स्ट पड़ोसी को देगा। इस तरह से मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, बल्कि वो वाइब्रेशन या ऑसिलेशन से उसको ट्रांसफर करते हैं, हीट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। मीडियम इज नेसेसरी, मतलब बगैर मीडियम के तो ना होगा, वो तो कन्वेक्शन में भी नेसेसरी है। मीडियम इज नेसेसरी, मीडियम बहुत ही आवश्यक है फॉर कंडक्शन। कंडक्शन के लिए बेटा मीडियम की आवश्यकता है, बगैर मीडियम के नहीं होगा। रेडिएशन ही बेटा हीट ट्रांसमिशन है जो बगैर मीडियम के हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए तभी हीट ट्रांसफर होगा। तो इट ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट of the substance by difference of temperature। टेम्परेचर के डिफरेंस से ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपको पता है बगैर टेम्परेचर में फर्क हुए हीट अपने आप नहीं चलता है। हीट के कंडक्शन के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस आवश्यक होता है, ठीक है बेटा। तो ये बात आई। नॉन मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं
एंड द फ्लूइड्स होते हैं, कंडक्शन जो होता है सिर्फ वाइब्रेशन से होता है, जबकि मेटेलिक सॉलिड्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। तो जैसे हमने किया था यहाँ आप सुनिएगा बेटा, हमने कहा मॉलिक्यूल्स ओनली ऑसिलेट्स, ये नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में है, तो आप चाहे तो कह सकते हैं नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में ऐसा था। मेटेलिक सॉलिड्स या सब्सटेंसेस कर दीजिएगा, मेटेलिक सब्सटेंसेस में ऐसा होता है। लेकिन अगर सब्सटेंसेस मेटेलिक हो तो इस पॉइंट का एक्सटेंशन यहां बनाए फॉर या इन कर लीजिएगा, इन मेटेलिक सब्सटेंसेस हीट ट्रांसफर्स या हीट कंडक्शन लिख देना, कंडक्शन टेक्स प्लेस by the flow of electron। ये जरा ध्यान रखिएगा, अगर बेटा वो जो रॉड है, जो मटेरियल है, वो अगर कंडक्टर है, जैसे आयरन अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर अच्छा कंडक्टर है, तो अगर एक कंडक्टिंग रॉड है, तो अगर मैं इस एंड को आग के कांटेक्ट में रखूं तो यहां से यहां तक ही तुम देखते हो बेटा, आयरन की रॉड, सिल्वर की रॉड बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि इट इज अ गुड कंडक्टर, वो मेटल है। तो उसके अंदर हीट का ट्रांसमिशन कंडक्शन से होता है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो नॉन मेटेलिक्स में क्या होता है, एक पोर्शन हीटअप हुआ, उसका वाइब्रेशन थोड़ा तेज हुआ, इसने अगले को ट्रांसफर किया, उसका वाइब्रेशन तेज हुआ, उसने अगले को किया, उसका वाइब्रेशन तेज हुआ, और इस तरह से हीट अगले पोर्शन तक जाता है। मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, किन में बेटा, नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स में, नॉन मेटल्स में। लेकिन जो मेटल्स हैं उनमें हीट कंडक्शन एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है, इसलिए मेटल में हीट कंडक्शन जो होता है वो बड़ा रैपिड होता है, तेज होता है। तो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होने से मेटल्स में हीट कंडक्शन तेज होता है। इसका मतलब है मेटल्स में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हीट को कैरी करके ले जाते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन में ये बात आई यहां पर। अब कंडक्शन में अगर हम और पॉइंट पर आगे जाएं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं अगर कंडक्शन के लिए एक डायग्राम बनाऊं, मैं कहूं भाई एक ये रॉड है, देखो बेटा ये एक रॉड है, इस रॉड में अगर आप देखो तो आप क्या पाते हो, इसके इस एंड को हमने बर्नर या आग के कांटेक्ट में रख दिया। अब होगा क्या, ये हीट जो होगा पहले इसके क्रॉस सेक्शन को हीट अप करेगा, ध्यान रखिएगा, हीट आएगा इसके क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को हीट मिलेगी। ध्यान रखना, हीट जो इस क्रॉस सेक्शन को पहले इस हिस्से को मिलेगी, ये इसका इस्तेमाल तीन तरह से ये करेगा। पहला, इसका कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर खुद बढ़ जाता है। कुछ हिस्सा ये अगले क्रॉस सेक्शन को दे देता है हीट का। अगला क्रॉस सेक्शन मैं अगर बेटा यहां बना रहा हूं, फिर से समझिएगा, दिस क्रॉस सेक्शन इज एक्चुअली जस्ट नेक्स्ट टू दिस, मतलब ये वाला हिस्सा इसके पड़ोस में ही है। डायग्राम आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन सम अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज गिवन टू दिस क्रॉस सेक्शन, ये हीट का इस्तेमाल तीन तरीकों से करता है। पहला, कुछ हिस्सा ये एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसका खुद का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। कुछ हिस्सा ये अगले क्रॉस सेक्शन को दे देता है, जिससे कि अगला क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ता है। और कुछ हिस्सा ये सराउंडिंग को ट्रांसफर करता है। तो यानी व्हेनेवर हीट इज गिवन टू वन क्रॉस सेक्शन, इट इज यूज्ड इन थ्री वेज। वन पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू its own temperature increases, the other part is transferred to the next cross section, and some part is radiated to the surrounding, correct? ये पार्ट भी यही करेगा, ये इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेगा बेटा, कुछ हिस्सा अगले क्रॉस सेक्शन को दे देगा, कुछ हिस्सा सराउंडिंग को दे देगा। इस तरह से आप कहोगे कि हीट का ज्यादा हिस्सा इसे मिला, इसे थोड़ा कम मिला, अगले को और कम, अगले को और कम, अगले को और कम। इसीलिए अगर इसका टेम्परेचर थीटा है, θ1, और इसका टेम्परेचर अगर θ2 माने, तो θ1 बड़ा होगा, θ2 विल बी लेस देन θ1। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर ज्यादा, ये कम होता है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस होना भी चाहिए, तभी तो हीट बेटा एक एंड से दूसरे एंड जाएगा, क्योंकि हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर में अंतर जरूरी है। ठीक है, तो ये एक बात यहां पर आई। अब अगले स्टेप में समझिएगा, कंडक्शन चैप्टर में हम क्या करने जा रहे हैं। जो हीट ये क्रॉस सेक्शन एब्जॉर्ब करता है, उसका एक हिस्सा वो एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ हिस्सा अगले हिस्से को देता है, कुछ सराउंडिंग को देता है।
अब हम इस चैप्टर में सराउंडिंग को ट्रांसफर होने वाली हीट को रोकने जा रहे हैं। यानी हम क्या कहेंगे कि अगर आयरन का रॉड है तो हम इसे एक इंसुलेटिंग कवर से कवर कर देंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर करेंगे। यानी नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप द हीट रेडिएटेड टू द सराउंडिंग मीडियम। तो अब हम इस चैप्टर में कहेंगे कि भैया ये जो सराउंडिंग मीडियम में हीट जा रही थी इसको हमने किसी भी तरीके से रोक दिया। कोई भी जतन करिए, चारों तरफ से इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर करिए, रोकिए, रोक दिया। तो अब क्या हुआ, तुम कहोगे नाउ वॉट एवर हीट इज गिवन टू दिस क्रॉस सेक्शन, अब बेटा जब बाहर जाने वाली हीट को रोक दिया तो अब ये रॉड का हर क्रॉस सेक्शन हीट का उपयोग दो तरह से करेगा। पहला, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा और कुछ हिस्सा अगले क्रॉस सेक्शन को देगा। कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, कुछ अगले क्रॉस सेक्शन को देगा। तो अब दो उपयोग बचे। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग को, ट्रांसमिशन को, ट्रांसफर को, वेस्टेज ऑफ हीट को हमने रोक दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जब हीट एनर्जी क्रॉस सेक्शन को दिया गया, सराउंडिंग को, ट्रांसमिशन को स्टॉप कर दिया गया इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर करके, इसका एक हिस्सा ये एब्जॉर्ब करेगा, एक हिस्सा अगले को ट्रांसफर करेगा। इस तरह से हर अगले क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने कंडक्शन में पॉइंट तुम्हें क्लियर किया। अब यहां पर हम दो टर्म लाएंगे, एक कहते हैं वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। क्लियर? आप समझिएगा। तो आप वापस आइएगा उसी प्रोसेस पे। जब रॉड के इस एंड से हीट दिया गया, ये क्रॉस सेक्शन इसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ हिस्सा अगले क्रॉस सेक्शन को देगा, यही ये क्रॉस सेक्शन करेगा, यही अगला क्रॉस सेक्शन, इस तरह से हीट धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होगी। जो अमाउंट ऑफ हीट आगे जा रही है वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि हर क्रॉस सेक्शन कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो व्हेनेवर हीट इज गिवन वन एंड ऑफ द कंडक्टर, देन इट्स whenever heat is given one end of the conductor, तो वो हर उसका क्रॉस सेक्शन कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। देखो बेटा, मान लो थोड़ी हीट अभी मिली, मान लो पूरी रॉड का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था रूम टेम्परेचर, कुछ हीट मिली, इसका टेम्परेचर 30 से 35 हुआ, इसका अगले वाले का हो सकता है 30 से 31 होगा, अगले वाले का 30.5 होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर 35 से 40, फिर थोड़ी देर बाद 45, 50, हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हीट देने पर धीरे धीरे बढ़ता है। इसे वेरिएबल स्टेट कहते हैं। तो वेरिएबल स्टेट का मतलब क्या हुआ? व्हेन हीट गिवन टू end of a conductor, then temperature of different cross section keeps on increasing with time. This is called variable state because the temperature is varying, right? So when heat is given to one end of the rod, हम रॉड में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि रॉड इज सॉलिड और सॉलिड में कंडक्शन से ही ट्रांसफर होता है, हालांकि कंडक्शन लिक्विड और गैसेज में भी पॉसिबल है। देन टेम्परेचर इंक्रीजेस बेटा विद टाइम, और जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यानी वेरी कर रहा है, इट इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट। इसे हम वेरिएबल स्टेट कहते हैं। तो वेरिएबल स्टेट का मतलब हुआ यू आर गिविंग द हीट टू द रॉड एंड द टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्लोली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन बेटा आप जानते हो आफ्टर सम टाइम अ कंडीशन इज रीच, कुछ समय बाद बेटा एक ऐसी स्थिति आएगी कि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन बिकम्स कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा सेम नहीं, इक्वल नहीं, मतलब समझिएगा। मान लें इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इस वाले का हो सकता है 90 हो गया हो, इसके जस्ट बगल वाले का हो सकता है 80 हो गया हो, और लास्ट वाले का मान लेते 60 हो गया है। तो आप देखिएगा इसका टेम्परेचर 100 पे कांस्टेंट हो गया, इसका 90 पे, इसका 80 पे, सेम नहीं है, अलग अलग टेम्परेचर है। इसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन बिकम्स कांस्टेंट। जैसे इसका 100 है, फिक्स रहेगा, 90 फिक्स रहेगा, और अब अगर आप फर्दर हीट इसे देते हैं तो इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर फर्दर नहीं बढ़ेगा। और नहीं बढ़ने का मतलब हुआ कि
अब ये कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। आप खुद बताइए, जब इनका टेम्परेचर फिक्स हो गया, अब इनका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। तो इसको मतलब ये हुआ कि स्टेडी स्टेट में डिफरेंट क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। तो स्टेडी स्टेट में जितनी हीट इधर से एंटर करती है उतनी ही हीट एग्जिट करती है। तो हम यही लिख रहे हैं, यहां पर देखिएगा, आफ्टर सम टाइम a condition is reached when temperature of different cross section of the rod becomes constant beta, not same, not equal. It is called steady state. It is called steady state. Clear? तो steady state में temperature of different cross section becomes constant, not equal. तो इसका मतलब steady state में क्या हुआ? No heat will be absorbed by any cross section. तो आप क्या लिखोगे? That is in स्टेडी स्टेट कुछ पॉइंट्स आएंगे, आप इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें बताते हैं। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो देखिए क्या आएगा स्टेडी स्टेट में कुछ पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो इन स्टेडी स्टेट क्या हुआ, पहला पॉइंट, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड। तो नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इन स्टेडी स्टेट। दूसरा, जब कोई रॉड का क्रॉस सेक्शन हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसका मतलब है कि जब हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जो हीट एंटर करेगी वही यहां पर एग्जिट करेगी। स्टेडी स्टेट में अगर क्यू हीट एंटर करती है तो क्यू हीट ही बेटा यहां पर क्या होगा, एग्जिट करेगी। तो सेकेंड क्या हुआ, हीट एनर्जी क्यू एंटरिंग at one end is equal to heat leaving at the other end। ठीक है, तो जितना हीट एंटर करेगा उतना लीव करेगा। बेटा ये जो चैप्टर थर्मल कंडक्शन है बेटा, हम स्टेडी स्टेट की कंडीशंस के अंदर ही इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हुआ वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट आ गया। क्लियर? तो अब अगर मैं तुमसे कहूं कि टेम्परेचर, अगर ये हॉट एंड, देखो बेटा ये एंड थोड़ा हॉट है, ये कोल्ड है, क्योंकि हॉट और कोल्ड का मतलब होता है कंपैरेटिव स्टडी है हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो इसका टेम्परेचर ज्यादा तो हॉट है, इसके रेस्पेक्ट में ये कोल्ड है। तो अगर हम एक ग्राफ खींचे कि भैया इस एंड से इस एंड तक टेम्परेचर का क्या ग्राफ बनेगा, तो टेम्परेचर देखिएगा हमने लिया वाई एक्सिस पे यहां का, और इस यहां से यहां तक जाने का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ये होगा, डिस्टेंस मतलब यहां से यहां जाते हुए। तो देखो टेम्परेचर पहले ज्यादा, कम कम कम, तो ये ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर घटेगा, ऐसे आएगा। तो ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक, तो टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाएंगे तो बेटा याद देखिएगा टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये ग्राफ आ गया। ठीक है, आइसोथर्मल सर्फेसेस, आइसोथर्मल सर्फेसेस नाम से समझिएगा बेटा। आइसोथर्मल मींस, आइसो मींस इक्वल, थर्मल मींस टेम्परेचर।
ऐसे सरफेस जो उनके हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर, तो ऐसा सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस हमारा हाथ है, मेरे को इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है, जो कि होगा ही आमतौर पर इस हाथ के इसके जगह पर हर जगह टेम्परेचर सेम है, तो ये आइसोथर्मल सरफेस हुआ। तो सरफेस हैविंग a surface at all points of which temperature is same, तो क्या लिखोगे, surfaces at all points of which temperature is same are called isothermal surfaces। तो surfaces at all points of which टेम्परेचर इज सेम आर कॉल्ड आइसोथर्मल सर्फेसेस। आप गौर से देखो तो ये आइसोथर्मल सरफेस है, क्यों, इसके ऊपर टेम्परेचर हर जगह 100 है, यहां हर जगह 90 है, यहां हर जगह 80 है। तो आप देखें तो ये आइसोथर्मल सरफेस तो दिख रहे हैं आपको। आप गौर से देखो, पहला आप आइए, देखो अगर रॉड सिलिंड्रिकल है बेटा, अगर ये रॉड सिलिंड्रिकल है तो देखो पहला ले रहे हैं सिलिंड्रिकल रॉड। सिलिंड्रिकल रॉड में देखो इसके हर पॉइंट पर, सरफेस पर, इस सरफेस के हर पॉइंट पे टेम्परेचर θ1 है, या θ2 या θ3, तो ये सब आइसोथर्मल हुए सरफेसेस। इनका शेप कैसा है, आप देखो सिलिंड्रिकल रॉड ऐसे जैसे मार्कर जैसा है, तो आप देखो ये क्रॉस सेक्शन अगर यहां है तो बेटा आप देखिएगा इसका शेप कैसा है, सर्कुलर डिस्क। तो यानी कि मैं कहूं आइसोथर्मल सरफेसेस का शेप क्या होगा, तो आपको कि सर्कुलर डिस्क प्लेट जैसा होगा। तो हम यहां पर ये जो पहला पॉइंट था अगर हम लिखें, फॉर सिलिंड्रिकल रॉड, कंडीशन ध्यान रखिएगा, हीट इज गिवन एट वन एंड, क्योंकि तुम कहोगे सर ऐसा क्यों बोले, आगे अभी क्लियर होगा क्यों। तो अगर एक एंड से हीट ट्रांसफर करें और दूसरे एंड से हीट अगर निकलता है, सराउंडिंग में हीट को हम रोक के ही रखे हैं, मैंने शुरुआत में प्रिकॉशन बता दिया। तो फॉर सिलिंड्रिकल रॉड surfaces isothermal surfaces, तो फॉर सिलिंड्रिकल रॉड आइसोथर्मल सर्फेसेस आर, ये कैसे होते हैं, सर्कुलर डिस्क। देखो बेटा आप इस रॉड को सिलिंड्रिकल ना ले देगा, रेक्टेंगुलर रॉड ले ले, आप ऐसे ले लें कि सर अगर ये रेक्टेंगुलर रॉड होती, आप ऐसे देखिए बेटा, ये आप अगर आप ऐसे लें, ये रेक्टेंगुलर रॉड है, अगर आप ये आगे ले जाएं, अब आप देखिएगा अगर आप इसको इधर से हीट एनर्जी देते हैं, क्यों, तो यहां पे देखो बेटा ये जो पहला क्रॉस सेक्शन आएगा अगर आप देखें, ये इसका टेम्परेचर हर जगह सेम होगा, मान ले θ1 है। नेक्स्ट बना लीजिए आप, ये θ2 होगा। तो ये सब आइसोथर्मल सर्फेसेस आए और इनका शेप कैसा है बेटा, आप देखिए तो रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो आइसोथर्मल सर्फेसेस कैसे आएंगे, आइसोथर्मल सरफेसेस, और इनका शेप कैसा है बेटा, आप पाएंगे कि इनका शेप देखो तो रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह है। सरफेस है तो प्लेट तो है ही है, क्योंकि 2D की बात हो रही है, तो आप क्या लिखोगे, रेक्टेंगुलर डिस्क या प्लेट। क्लियर, ये आ गया। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर एक बॉडी स्फेरिकल है, आप तो इमेजिन करो बेटा एक लोहे की एक स्फेरिकल बॉल है, आपने उसको खूब हीटअप कर दिया, तो अगर आप देखिएगा इफ बॉडी इज स्फेरिकल, स्फेरिकल ले लेते, तो देखो बेटा ये स्फेरिकल एक मान लीजिए आयरन की बॉल है, स्फेयर है बेटा, खूब हीटअप किया, तो आप इमेजिन करो एक स्फेरिकल फुटबॉल टाइप की सॉलिड बॉल है, जब हीटअप करेंगे तो हीट चारों तरफ बराबर मात्रा में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां से हीट एनर्जी चारों तरफ बराबर मात्रा, हीट एनर्जी इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर। तो अगर आप इस सॉलिड स्फेयर का देखिएगा, बॉडी इज स्फेरिकल, सॉलिड स्फेयर है, हॉलो स्फेयर होगा तो भी यही रहेगा। तो आप कह सकते हो कि सर अगर हम इसको सेंटर मान लें, तो अगर हम इसके अंदर ही कई स्फेयर, तो उनका भी टेम्परेचर सेम होगा। अगर सॉलिड है तो तुम कहोगे सर इसके ऊपर हर जगह टेम्परेचर सेम होगा, इसके ऊपर हर जगह सेम होगा।
इवन बाहर भी अगर आप पाते हैं कि हीट अगर बाहर जा रही है तो इसको सेंटर मान के अगर एक्सटर्नल बाहर भी सरफेस मान लेंगे तो यहां पे भी टेम्परेचर सेम होगा। यहां से हीट चला बाहर की ओर तो तुम कहोगे कि ये सरफेस ये सरफेस ये सरफेस या बाहर भी मान लो ये सब आइसोथर्मल सरफेसेस है। तो आप बताइएगा अगर बॉडी जो है वो सॉलिड स्फेयर है उसको हीट अप करें सो आइसोथर्मल सरफेसेस जो है उनका शेप क्या होगा बेटा, स्फेरिकल होगा। तो यानी क्या होगा, स्फेरिकल सरफेसेस। जैसे यहां रेक्टेंगुलर डिस्क था, स्फेरिकल सरफेस या शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पूछा जाए व्हेन द बॉडी इज स्फेरिकल इन शेप तो आइसोथर्मल सरफेसेस का आकार कैसा होगा, वो स्फेरिकल होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें जो हमने सिलेंडर में रोक रखा था, आप उसे देखिएगा। चौथा क्या है देखिएगा, इसको मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उससे लिखे मतलब अननेसेसरी रिटन वर्क नहीं करेंगे। मान ले एक मेटालिक सिलेंडर है, हॉलो फ्रॉम इनसाइड है। बेटा ये हॉलो सिलेंडर है, मेटालिक हॉलो सिलेंडर। तो अगर आपने एक हॉलो सिलेंडर के अंदर वेपर भर दिया है, मान ली इसके अंदर आपने स्टीम भर दिया, चलो हॉलो सिलेंडर को मैंने कहा भाई चल कवर कर लिया, ये हॉलो सिलेंडर टाइप का है और आपने इसके अंदर स्टीम भर दिया। तो इसके अंदर आपने स्टीम भाप भर दिया या गर्म पानी भर दिया तो ये आएगा। तो अगर इसके अंदर स्टीम भर दिया तो ध्यान रखना ये हीट का ट्रांसमिशन चारों तरफ इधर करता। आप ध्यान रखिएगा हम 2D में डायग्राम बना रहे हैं तो इतना करेक्ट ना बनेगा, तो लेकिन आप इमेजिन कर लो, देखो बेटा ये सिलेंडर है, इसके अंदर अगर भाप है तो हीट इधर 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 हर तरफ एमिट करेगा। तो अगर इसका एक्सिस जो इसका ये एक्सिस होता है, देखो बेटा इसका जो एक्सिस होता है इसको हम सेंटर मान ले, एक्सिस को, इसके एक्सिस को, और इसको कवर किया हुआ, देखना बेटा इस सिलेंडर को कवर किया हुआ एक और सिलेंडर मान ले। तो तुम कहोगे सर इसके एक्सिस से कवर किया हुआ एक सिलेंडर और मानेंगे तो उस सिलेंडर के एक्सिस से समान दूरी होगी तो उसका टेम्परेचर सेम होगा। इस तरह के कितने भी सिलेंडर मान लीजिए उन सभी का टेम्परेचर सेम होगा। तो अगर आप इस एक्सिस को कॉमन एक्सिस मानिए और इसको कवर किए हुए आप जितने भी आप इमेजिनरी सिलेंडर आप ड्रॉ कर लीजिए, जितने भी सिलेंडर, इन सभी सिलेंडर के ऊपर टेम्परेचर क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो ध्यान रखिएगा हमने क्या माना, एक सिलेंडर है हॉलो फ्रॉम इनसाइड, इसके अंदर हमने स्टीम भर दिया तो ये हीट ऐसे ट्रांसफर करेगा। तो इसके चारों तरफ, इस सिलेंडर के चारों तरफ कितने भी सिलेंडर आप 1 2 3 मानिए, ये सब आइसोथर्मल सर्फेसेस हुए। तो अगर आपसे कहा जाए हॉलो सिलेंडर इज देयर, स्टीम इज फिल्ड इनसाइड, then what kind of shape will be of the isothermal surfaces? तो आप लिखोगे आइसोथर्मल, ऐसा एक नहीं बेटा, आप इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिखोगे सिलेंड्रिकल आइसोथर्मल सरफेसेस, ठीक। तो ये सिलेंड्रिकल होगा। अब अगला हमारा टर्म बेटा आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, देखिएगा मैं बार बार लेक्चर्स में बोलता रहा हूं, ग्रेडियंट एक बड़ा ही कॉमन मैथमेटिकल टर्म है। उसका मतलब ही होता है चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी अगर आपसे कहा जाए टेम्परेचर ग्रेडियंट तो तुम कहोगे सर अगर ये कंडक्टिंग रॉड है, यहां से हीट प्रोवाइड करें, जैसे जैसे हीट आगे 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 बढ़ेगा इस एंड का टेम्परेचर ज्यादा, यहां का कम, यहां का और कम, यहां का और कम, यहां का और कम। तो इसका मतलब देखें दूरी के साथ टेम्परेचर में एक चेंज आ रहा है। अगर चेंज इन टेम्परेचर और उन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटर वे में बोलते हैं, उसका रेशियो ले लें तो उसे हम बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो आप समझिएगा, मैं पहले जनरल डेफिनेशन दूं, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। अब आइए टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब देखिएगा अगर मैं डायग्राम जो अभी तक हम बनाते आए हैं इसको ही ऐसे बनाइए, ये अगर आप देखिए इस एंड से हीट एनर्जी अगर आप देते हैं तो हीट एनर्जी अगर आप Q इस एंड पर दें, Q इज द हीट एनर्जी, तो इस एंड का टेम्परेचर आप पाओगे कि ये जो पहला एंड है इसका टेम्परेचर अगर θ1 है, आप इसे थीटा से लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं।
इस एंड का टेम्परेचर मान ले θ2 है। देखो यहां से यहां तक जाने में टेम्परेचर घटता है, तो ये मान ले θ-। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट एंड का टेम्परेचर θ1 ज्यादा होगा क्योंकि हीट इधर से दिया जा रहा है, और इस एंड पे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, θ माइनस डेल्टा थीटा होगा। इन दोनों एंड, इस एंड और इस एंड के बीच की कोई डिस्टेंस होगी, आप मानो डेल्टा एक्स से भी लिख दीजिए और एल भी मान लेते हैं। तो आप देखो बेटा, यहां से यहां तक में टेम्परेचर में एक डिफरेंस है, वो है θ1 माइनस θ2, और इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर हम बेटा टेम्परेचर डिफरेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग, देखो बेटा, इस एंड पे टेम्परेचर ज्यादा, इस एंड पे कम है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर द चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसे लिख लो। तो आप देखिएगा, द चेंज ऑफ टेम्परेचर with respect to perpendicular distance is called temperature gradient. The change in temperature with respect to perpendicular distance is called temperature gradient. Therefore अगर आप देखें तो temperature gradient क्या आएगा बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट अगर आप यहां लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यह है चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप देखें डायग्राम में तो θ1 माइनस θ2 आएगा, और अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप अगर एल लिखना चाहते तो एल लिख लें, या आप यहां पर लिख सकते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, θ1 माइनस θ2 अपॉन एल। θ1 को थीटा लिख लें, θ2 को थीटा माइनस डेल्टा थीटा लिख लें, और एल को डेल्टा एक्स लिख लें, तो ये कैंसिल होगा, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। इट इज ऑल्सो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट को आप क्या लिख सकते हैं, θ1 माइनस θ2 अपॉन एल इज ऑल्सो रिटन एज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज, आपको पता है कि बेटा डेल्टा थीटा अगर छोटा हो, डेल्टा एक्स छोटा हो, तो इसे हम डिफरेंशियल फॉर्म में डी थीटा अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा, कंडीशन आपको पता है कि अब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा डी थीटा के बराबर छोटा है, डेल्टा एक्स भी स्मॉल है, तो हम लिमिट लगा के इसे डी थीटा अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया। यूनिट देखिएगा बेटा, डेल्टा थीटा क्या हुआ, टेम्परेचर है, SI यूनिट केल्विन, केल्विन पर मीटर। तो यूनिट अगर आप लिख लें तो यूनिट इक्वल टू केल्विन पर मीटर, के इज केल्विन बेटा, है ना, मानो डिग्री सेल्सियस पर मीटर लिख लो, केल्विन SI है, पॉपुलर यूनिट्स में डिग्री सेल्सियस पर मीटर। डायमेंशन देखो, केल्विन को हम चाहे तो डिग्री सेल्सियस केल्विन को के से लिखो, ज्यादातर मैं थीटा लिखता हूं, तो टेम्परेचर का जो सिंबल है डायमेंशन में उसे थीटा यूज करते हैं। ठीक बेटा, तो हियर इज द डायमेंशनल फार्मूला, L-1 थीटा या थीटा L-1 ये आ गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं बेटा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन या थर्मल कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, के से डिनोट करते हैं, के से हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन तुम्हें दिख रहा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब किसी सब्सटेंस की हीट के लिए कंडक्शन के लिए कितना ईज है या कितना डिफिकल्टी है। तो कोई सब्सटेंस अगर हीट को अपने से आसानी से कंडक्ट करने कर देता है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, ज्यादा है, और मुश्किल से करने देता है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बुरी है, कम है। तो हुआ कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है बेटा। हियर इज ए रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड है, इसके एक एंड से बेटा अगर आप हीट क्यू फ्लो कराते हो, अगर क्यू हीट यहां से एक एंड से मान लीजिए यहां पर फ्लो करता है, ठीक है बेटा, इसके इस एंड का टेम्परेचर θ1 है, चाहे थीटा भी लिख दें, थीटा माइनस डेल्टा थीटा लिख दें,
एंड डेल्टा एक्स है। सपोज हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड फॉर द टाइम टी, तो यहां से यहां तक हीट को ट्रांसफर होने में इसने टाइम टी या डी टी लिया है, जो भी है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। देखो एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है क्या, पहला इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग क्यू, ये ठीक बेटा, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला एरिया क्या आता है, ऑब्जर्वेशन। तो देखिएगा एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो यहां से ज्यादा हीट जा पाएगी, ये आएगा, ठीक। दूसरा अगर आप ले, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। ये जो चेंज इन टेम्परेचर है इसके डेल्टा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ऐसे लिख लीजिए, चाहे θ1 माइनस θ2। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। थर्ड क्यू, बेटा ये हीट इसमें कितनी मात्रा में जाएगी, ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी। एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन है कि क्यू इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ के रेसिप्रोकल में होता है 1/L। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आया कि अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल, या किसी मटेरियल से जाने वाली हीट का जो कंडक्शन होता है वो क्यू इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देयरफॉर अगर हम इन्हें कंबाइन कर दें तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए θ1 माइनस θ2 T/L आ जाएगा। अगर आप यहां से प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो ये आ जाएगा, एक कांस्टेंट के आ जाता है, यही कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन वाला, के ए θ1 माइनस θ2 T/L आ जाता है, ये आएगा पहली बात। आप चाहें तो θ1 माइनस θ2 की वैल्यू रख लें, θ1 तो आप यहां पर और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो θ1 माइनस θ2 यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू θ माइनस डेल्टा थीटा, ये कैंसिल हुआ ये, तो ये बेटा θ1 माइनस θ2 को आप डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, एंड L को डेल्टा x लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा T/डेल्टा x। क्वेश्चन 2 आ गया। आप इस तरह लिख लें, इस तरह लिख लें, आपकी चॉइस है। आप चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं, इफ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इज डी थीटा अपॉन डी एक्स। वो कब होता है बेटा, जब छोटा होता है। आप लिमिट लगा के इसे डी थीटा कर लीजिए। तो आपको अगर ये कर लें तो आप इतना लिख लो बेटा, जरा स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप देखिएगा, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख लें, जिस ढंग से आपको याद हो। तो ये हो जाएगा के ए डी थीटा टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आपकी चॉइस है। इन तीनों फार्मूले में जो के आया है, इसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, इस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन या थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। क्लियर बेटा। तो हियर के इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, कि भैया उस सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये आ जाएगा। लिख लिया बेटा, इतना लिख लो। अब अगर किसी को लगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप जरा देखिएगा, इतना लिख लो, फिर बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के आप ऐसे लिखो, देखो, सिंस Q इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल था, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करो। देखिएगा, इफ ए ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको 1 मान लो, ये 1 ये मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा को भी 1 मान लो, 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, टी को भी 1 मान लो, 1 सेकेंड, एल को भी 1 मान लो, 1 मीटर। चलो ऐसा यूनिट लिख लेते, केल्विन लिख लो, मीटर स्क्वायर लिख लो यार। तो अगर ये सारी वैल्यूज यहां रखें तो आप देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा के। आप लिखोगे Q इक्वल टू, बेटा ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो Q इज इक्वल टू के आ गया। तो आप बताइएगा यहां से K की क्या डेफिनेशन हुई।
thermal conductivity is equal to the amount of heat conducting through a rod of unit cross sectional area and unit length for 1 second if its temperature difference of the end is 1 Kelvin. तो मतलब क्या हुआ? It is the amount of heat required to raise the temperature of the rod of unit length and unit cross section by 1 degree Celsius or Kelvin if it flows for 1 second. तो आप लिख सकते हैं thermal conductivity is the amount of heat required. क्यों हीट रिक्वायर्ड? आप देखो बेटा, जो आ रहा मैथमेटिक्स वही लिखो. K is amount of heat required to raise the temperature of a rod of unit length and unit cross section by 1 degree Celsius or 1 Kelvin in 1 second. ठीक, तो it is the, देखो, it is the amount of heat required to raise the temperature of a rod of unit length and unit cross sectional area by 1 Kelvin or by 1 degree Celsius in 1 second. ठीक, तो ऐसे आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. नोट कर लो इसे. अब बात आई कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के. तो नेक्स्ट हुआ यूनिट ऑफ के. बेटा अगर फार्मूला है तो यूनिट है आपके पास. देखो Q इज इक्वल टू क्या होगा? के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन एल है. तो बताओ बेटा K इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एल अपॉन ए डेल्टा थीटा टी. के ये आ गया बेटा. ये इस फार्मूले का यूज करो. तो मैं यूनिट लिख रहा हूं. देखो SI यूनिट ऑफ के ये लिखे क्या है? देखो Q हीट एनर्जी है. एनर्जी को जूल लिखते हैं. मीटर अपॉन एरिया इज मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर इज केल्विन और टाइम इज जूल पर मीटर पर सेकेंड पर केल्विन. राइट. आपको ये भी पता है जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं. तो वॉट पर मीटर पर केल्विन. क्यों? मैं फिर बता दूं, जूल पर सेकेंड को वॉट भी कहते हैं. तो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर पर केल्विन. अब हुआ कि थर्मल यूनिट अगर हम लिखें, थर्मल यूनिट ऑफ के लिखें तो आइएगा देखो क्या आएगा. क्यू हीट एनर्जी है. एनर्जी था तो हमने यहां जूल लिख दिया था. जूल की बजाय अब हम कैलोरी लिखेंगे. मीटर की बजाय इसे आप सेंटीमीटर लिख लीजिए. ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. ये तो खैर केल्विन ही लिख लीजिएगा. सेकेंड तो ये कैंसिल हुआ. तो ये कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड पर केल्विन होता है. कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन आएगा. डायमेंशन अगर लिखना चाहें, डायमेंशन ऑफ के अगर आप लिखें तो आप यहां से लिख लेना, बेहतर होता है डायमेंशन. आप जूल क्या होता है बेटा? वर्क डन. तो ml2 मीटर L-1 सेकेंड T-1 केल्विन थीटा-1. ये सिंप्लीफाई करें. m देखो L-1 ये आएगा तो L T-2 T-3 थीटा-1. ये इसका बेटा डायमेंशन आएगा. ml T-3 थीटा-1. अब आया कि डिपेंडेंस. बेटा थर्मल कंडक्टिविटी इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है. जैसे सिल्वर एक अच्छा कंडक्टर है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है. कॉपर की थोड़ी उससे कम है. आयरन की और कम हो सकती है. तो थर्मल कंडक्टिविटी के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस. थर्मल कंडक्टिविटी के तो फिर देखिएगा बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस. ठीक. फॉर अगर आप यहां पर लेकर के चलें
कि परफेक्ट कंडक्टर, आइडियल कंडक्टर, फॉर परफेक्ट या आइडियल कंडक्टर K equal to infinity and for perfect insulator K equal to 0 होगा, क्योंकि इंसुलेटर हीट का बड़ा ही बुरा कंडक्टर होता है। ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट भी कहते हैं। करंट क्यों कहते हैं, याद करो बेटा, जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिक करंट कहते थे, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इन द सेम वे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट फ्लोइंग या हीट एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड, हीट एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसका मतलब क्या हुआ, हीट, देखो हीट एनर्जी अपॉन टाइम, हीट एनर्जी क्यू होता है अपॉन टाइम, ये लिख लो। हीट करंट का यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड, राइट। जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वॉट भी कह सकते हैं। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज जूल पर सेकेंड। अब आप जरा वैल्यू डालो, देखो H इक्वल टू Q अपॉन T है, Q की वैल्यू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L था। ये बेटा हमने वैल्यू Q की लिखी, T नीचे और आएगा, ये कैंसिल होगा। तो एक्चुअल में गौर से देखो, Q के फॉर्मूले से T को गायब कर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं KA और इसे डेल्टा X भी लिख सकते हैं। तो इसे देखिएगा बेटा, इसे डेल्टा थीटा, इसे डेल्टा X भी लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन dx भी लिख सकते हैं, राइट। ये बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का ये मेन फार्मूला यहां पर आया। यू कैन रिप्लेस θ1 माइनस θ2 एंड L बाय दिस, ये आ जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी बात, नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक तरह से एप्लीकेशन आने लगेगा, और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन तो इसका काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थैंक यू।